तो यार तबीयत खराब होने की वजह से ये वीडियो थोड़ी सी छोटी होने को जा रही है, पर फिक्र मत करो क्योंकि जो मेरी अगली वीडियो होगी वो लंबी ही होगी। और अगर क्वालिटी में भी किसी चीज की कमी हो तो कॉम्प्रोमाइज कर लेना। तो चलो यार अब अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे कायदा रिंग में जैसे ही रेट्सू का जिक्र करता है, इसी बीच में रेट्सू फौरन से एंट्री भी मारता है रिंग में। ये देख के कायदा सबसे पहले तो रेट्सू से माफी मांगता है कि मैं तुम्हें बताए बगैर ही फौरन से रिंग में जा पहुंचा, पर फिर भी तुमने मेरी इज्जत रखी। अगर तुम ऐसा ना करते तो शायद से ऑडियंस मेरी जान यहीं पे ले लेती। हालांकि जबकि मैंने रिस्क मोल लेके तुम्हारे बारे में जिक्र किया, तुमने मेरी इज्जत रखी। कहते हुए कायदा रेट्सू के दिलों की गहराइयों से शुक्रिया कहता है। उस दौरान वही खतरनाक सा चैंपियन भी रिंग में मौजूद होता है जिसने काइजर के आने से पहले एक ही खतरनाक हमले से अपने मैच को फिनिश कर दिया था। वो काइजर से कहने भी लगता है ये तू क्या कर रहा है, इस वक्त रिंग में मैं मौजूद हूँ, ये रिंग इस वक्त मेरे कब्जे में है। ये उसके कहने की देर होती है कि ऑडियंस काफी ज्यादा हाइप में आ जाती है। काइजर उस फॉर्मल चैंपियन से फिर कहने लगता है, अरे एंड्री इसमें इतने गुस्से वाली क्या ही बात है, इसमें कोई शक नहीं है तुम्हारी हर कोई दाद देता है, सवाए इस शख्स को छोड़ के। चलो इन बातों को तो छोड़ो, बल्कि तुम्हारी प्राइड का मजाक उड़ा रहा है। चलो इससे भी छोड़ो, मगर ये पूरी की पूरी बॉक्सिंग हिस्ट्री का मजाक उड़ा रहा है और उसे अपने पैरों के तले कुचलने आया। पर एंड्री कहता है, अरे ये क्या ही कुचलेगा अपने एक पैर से, और मेरी क्या ही बेइज्जती करेगा, वो भी अपने इस मामूली और छोटे जिस्म में। इसी बात पे उसे मुखातिब होके कहने लगता है, जापान में एक बहुत महान शख्स ने कहा था कि जिसका जितना बड़ा जिस्म होता है उसका उतना ही छोटा दिमाग भी होता है, क्योंकि तुम जैसे अमेरिकन कभी समझ भी नहीं पाएंगे। एंड्रियो को उसकी ये बात मिर्चों की तरह चुभने लगती है। जैसे लोग जो कि सब बॉडी का मास और मसल्स और उसका साइज कद ही देखते हैं, वो कंफू और चाइनीज की 4000 इयर्स ऑफ हिस्ट्री को कभी नहीं समझ पाएंगे। हमें सिखाया जाता है कि इतने छोटी बॉडी में भी बड़े बड़े लोगों को कैसे जमीन पे पटकते और उनकी औकात याद दिलवाते हैं। तो एंड्रू कहता है, भाई मैं प्रोफेशनल हूँ, अगर तुमने किसी एमेचर्स वगैरह को हराया भी है तो ये एमेचर्स की रिंग नहीं है। काइजर रेट्सू की पावर को दिखाने के लिए, उसका सिर्फ नमूना दिखाने के लिए ग्रेड्स के काफी बड़े बड़े ब्लॉक्स रख डालता है। ये सब सुनने के बाद रेट्सू कहने लगता है, मिस्टर काइजर मैंने समझा था आप एक बहुत ज्यादा टैलेंटेड प्रमोटर है, फिर इन छोटी मोटी चीजों को तोड़ने से हम ज्यादातर लोगों को एंटरटेन नहीं कर पाएंगे। इसके बजाय हमें कुछ ऐसा तोड़ना चाहिए जिससे लोगों की काफी ज्यादा उम्मीद है, जो कि ब्लॉक वॉल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा लंबा है, कई गुना ज्यादा टफ है। यहाँ पे 2 कंक्रीट ब्लॉक के ऊपर एक बहुत बड़ी सी कंक्रीट वॉल को रखा गया होता है और यहाँ पे एंड्रयू उसे एक ही पंच मार के तोड़ डालता है। ऐसे करते हुए एंड्रयू रेट्सू के चैलेंज को अपसेट करता है। देखते देखते 2 कंक्रीट वॉल रह गए होते हैं जिससे बैलेंस किया गया होता है और उसे तो रेट्सू बड़ी आसानी से सब अपने दोनों हाथों से टैप ही करता है। हम देख पाते हैं टूटना तो दूर की बात, बल्कि रेट्सू उन्हें मिट्टी में बदल डालता है। और इससे पहले हमें दिखा गया था पूरा का पूरा एरिना गूंज रहा था और बस रेट्सू के इन मामूली टैप करने से पूरी एरिना खामोश हो जाती है। ये सब देख के वो लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि रेट्सू ने इन्हें मिट्टी में कैसे बदल दिया, वो भी सब 2 मामूली जेंटल टचेस से। उनके एंड्रे भी ये सब देख के काफी ज्यादा चौंक जाता है। अब अगले सीन में इसी के साथ इनका मैच सेटअप हो रहा होता है, जहाँ पे लोग रेट्सू से सवाल पूछ रहे होते हैं कि आप हमें अपने करियर और अपने फाइटिंग के बारे में बताइएगा। तो रेट्सू इस पर कहता है कि मैं सिर्फ 4 साल की उम्र में बेलिन टेम्पल में एंटर किया था ट्रेनिंग के लिए, और जहाँ तक मेरी ऑफिशियल मैचेस की बात है मेरा कोई भी ऑफिशियल मैचेस के रिकॉर्ड नहीं है। वो रेट्सू से आगे पूछते हैं, तो शायद से अनऑफिशियल मैचेस आपने कितने लड़े हैं और कितने हारे हैं। तो इसके जवाब में रेट्सू कहता है, मैं हारे हुए मैचेस नहीं गिनता और ना कि जीते हुए गिनता हूँ। के बाद वो रेट्सू से मजीद पूछते हैं, तो उन फाइट्स के रूल्स क्या थे। रेट्सू कहता है, उसमें हम हर कुछ कर सकते थे, वो फाइट तो सब इतनी थी कि दोनों में से कौन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। आखिरकार वो लोग फिर रेट्सू के पैर के बारे में पूछने लगते हैं। उन्हें रेट्सू बताता है कि एक अच्छे दोस्त से लड़ते लड़ते मैंने अपने पैर को खो दिया, ये सब फाइट में होना एक मामूली बात है। पर इस बार काइजर कहता है, रेट्सू यहाँ पे सिर्फ अपने पंचेस का इस्तेमाल करेगा, इसके अलावा किसी और चीज का नहीं। इसी में हम रेट्सू और कोच को उनके होटल में देखते हैं। वहाँ पे कोच को रेट्सू पे थोड़ा बहुत गुस्सा आ रहा होता है, कह रहा होता है कि तुम फॉर्मल चैंपियन से हमारे लड़ने को जा रहे हो और ऐसे दिखा रहे हो जैसे बॉक्सिंग तुम्हारे लिए बच्चों का खेल है, तुम पूरी की पूरी बॉक्सिंग का मजाक उड़ा रहे हो। ये कहते हुए वो रेट्सू के मुंह पे एक पंच लगाता है, इससे रेट्सू की नाक से खून बहने लगता है। करते हुए कोच उसे समझाने लगता है, देखा मुझे तो रिटायर हुए काफी वक्त हो रहा है और मैं 40 साल का हूँ, मेरे पंच को आते हुए नहीं देख पाए तो वो तो फॉर्मल चैंपियन है। सोचो इसके बजाय अगर एंड्रयू ने तुम्हें पंच मारा होता तुम तो मर भी गए होते शायद से। मैं तो कहता हूँ चलो वापस चलते हैं, छोड़ो इन सबको।
काइसर को भी पता चल जाएगा, ये काइसर की सजा होगी। वह सोच रहा भी क्या था ये सब करने का। देखते देखते पैरों तले जमीन तक खिसकती है जब कोच का ध्यान अपने हाथ पे पड़ता है कि पूरे तरीके से मुड़ गया होता है। और मैं पहले ही बता दूं, ये वही पंच है, ये वही पंच है, ये वही हाथ है जो कि उसने रेट्सू के मुंह पे मारा होता है। इसी के साथ हमारी वीडियो यहाँ पे खत्म होती है।